लेकिन फिलहाल फोकस करेंगे कमोडिटी मार्केट्स पर और हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल कमोडिटीज के किशोर नाने जुड़ चुके हैं। किशोर हाय, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। आज का फोकस पूरी तरह से रुपए पर ही है क्योंकि 8 जुलाई को 6121 61.21 का एक रिकॉर्ड निचला स्तर छूकर आज हम 61.50 के तक पहुंच गए हैं। अमेरिकी इकोनॉमी में जिस तरह से रिकवरी के संकेत देखने को मिल रहे हैं, हमने देखा डॉलर ऑफ कोर्स मजबूत जरूर हुआ है, उसी का असर आप रुपए पर देख रहे हैं। किशोर, क्या लग रहा है यहाँ से? ऑफ कोर्स हम पहले जब आरबीआई के कदम उठे थे हमने सोचा 59 से 60 की एक रेंज है, शायद वहीं पर ग्रेविटेट रुपया करेगा, लेकिन अब आप 61.50 तक के लेवल पर पहुंच गए, तो क्या माना जाए एक अनचार्टेड टेरिटरी में है रुपया? आई थिंक सो। यहाँ पे रुपए का जो गिरावट है ये कुछ रुकने के लिए कोई नाम नहीं ले रहे हैं, बिकॉज स्ट्रक्चरली और फंडामेंटली कहीं पे भी रुपये का जो मजबूती के लिए सरकार या ओवरऑल इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स को सहायता नहीं मिल रहे हैं। तो आई थिंक मैं ये मानता हूँ कि शॉर्ट टर्म में ये प्रेशर बिल्कुल बने रहेगा, प्रॉब्ली 62.5 के आसपास भी जा सकते हैं। सो आई थिंक 62.5 63 इज वेरी मच पॉसिबल इन द नियर टर्म। अब लेकिन जिस तरह से किशोर लगातार आरबीआई ने कदम उठाए हैं, अब क्या लग रहा है यहाँ से और क्या कदम उठा सकता है आरबीआई के? क्या और एम्युनिशंस है आरबीआई के पास? नहीं, आई थिंक अभी ये मसला आरबीआई का नहीं है। आई थिंक ओवरऑल सरकार यहाँ पे फंडामेंटल्स मजबूत करना चाहिए। यहाँ पे अपना जो इंपोर्ट के जो कारोबार है वो काफी हद तक उसको कुछ इंपोर्ट को रिप्लेस करने के लिए डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को एक मजबूती करना चाहिए। नंबर 2 कि जो हम लोगों का जो कैपिटल इन्फ्लोस है वो एक ही साधन है कि शॉर्ट टर्म में आपको रुपये अप्रिशिएट करने की सहायता कर सकता है। कुछ भी ऐसा कदम जो सरकार उठाए कि जहां से आपको फॉरेन इन्वेस्टर फ्लोस, इट कुड बी एफआईआईस या एफडीआईस या ईसीबी की तरह कुछ भी डॉलर का इनफ्लो अगर वापस अगर ला पाएंगे तो ही आपको शॉर्ट टर्म में एक ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। अदरवाइज यहाँ पे बहुत कठिन अवस्था से यहाँ पे गुजर रहे हैं और शायद और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकता है जहाँ पे अगर कैपिटल फ्लोस टर्न अराउंड करेंगे, अगर इक्विटी मार्केट में अगर कुछ वीकनेस और ज़्यादा बढ़ गया और एफआईआई सेलिंग बढ़ जाता है तो यहाँ पे दिक्कतें और बढ़ सकता है। ऑफ कोर्स, और हमने देखा है बहुत सारी चर्चाएं चल रही है सॉवरेन बॉन्ड लाने की, लेकिन उस पर भी एक्चुअली राय बटी हुई है क्योंकि जिस तरह से आरबीआई गवर्नर ने भी कहा था कि उससे हालात और बिगड़ सकते हैं हमारे देश के, लेकिन देखना होगा आरबीआई क्या कदम उठाएगी। लेकिन इस बीच 61.47 पर आई थिंक रुपया एक बार फिर से पहुंच गया है। किशोर, तो किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए ट्रेडर्स को? आई थिंक यहाँ पे भी डॉलर को बाय करना चाहिए। फिलहाल के लिए आई थिंक 61.20 के आसपास का स्टॉप लॉस के साथ आप बाइंग कर सकते हैं। 61.75 61.80 का 1-2 दिन का आपका टारगेट्स रहेगा। सो ओवरऑल इन्वेस्टर्स के लिए यही कहना है कि जब तक ये 60.40 के नीचे नहीं आता है तब तक इसमें कोई ट्रेंड रिवर्सल नहीं आ सकता है। ओके, तो 60.40 के नीचे अगर नहीं आता है तो आपको ट्रेंड रिवर्सल नहीं मिलेगा। फिलहाल आपको यहाँ पर खरीदारी करके चलनी चाहिए, ये सलाह है किशोर ने जो दी है। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फोकस प्रेशियस मेटल्स पर होगा। वेलकम बैक। प्रेशियस मेटल्स पर फोकस करेंगे और सोने में हमने देखा है यहाँ पर गिरावट आई है, रुपए में हमने देखा है कमजोरी। उसके बावजूद अगर आप देखें तो 28,000 के नीचे हम ट्रेड कर रहे हैं। दरअसल अमेरिकी इकोनॉमी में जो अच्छे आंकड़े आए उससे डॉलर मजबूत हुआ है और उससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गिरावट आई है और 1300 के नीचे फिलहाल सोना पहुंच गया है। और रुपए पर एक बार फिर से नजर डालिए, रिट्रेस किया था 61.50 से 61.40 तक हम आ गए थे, लेकिन फिर से 61.54, तो गिरावट एक्चुअली बढ़ती जा रही है रुपए में। लेकिन फिर भी उसका असर आप देखेंगे प्रेशियस मेटल्स पर नहीं पड़ रहा है क्योंकि प्रेशियस मेटल्स अपनी कमजोरी को यहाँ पर होल्ड ऑन करते हुए इंटरनेशनल मार्केट्स को फॉलो कर रहे हैं और सोने और चांदी दोनों में गिरावट है। किशोर, क्या लग रहा है सोने से यहाँ पर क्या मूवमेंट देखने को मिल सकती है? क्योंकि एक तरफ जहाँ इंटरनेशनल मार्केट्स वीक है, रुपया मजबूत हो रहा है, कमजोर हो रहा है, सॉरी। यहाँ पे एक चीज तो एक्सेप्ट करना चाहिए कि वी आर गोइंग थ्रू वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट मार्केट्स एज फार एज कमोडिटीज इज कंसर्न, बिकॉज यहाँ पे 3 वे मूवमेंट है। वन इज गोल्ड, डॉलर के मजबूती या डॉलर के वीकनेस की वजह से इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड मूवमेंट हो रहे हैं। उसके साथ साथ जो रुपए काफी हद तक डिसलॉज हो चुका है कि डॉलर यूरो या डॉलर पाउंड के मूवमेंट से। सो डोमेस्टिक वीकनेस की वजह से जो
में जो गिरावट है वो बहुत ही ज्यादा है। द मूवमेंट इन रुपीज मोर देन 1% ऑन ए डेली बेसिस आजकल एवरेज है। तो आई थिंक इट इज वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर ट्रेडर्स। तो मेरा मानना है कि अगर शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म अगर मान के चलें तो आई थिंक आई एम स्टिल वेरी बेरिश ऑन गोल्ड। प्रॉब्ली मैं देखता हूँ कि 1190 से 1180 डॉलर वापस नीचे आ जाना चाहिए। जो पिछले पुल बैक था वो सिर्फ वो था कि बर्नांके ने जो QE3 के बारे में एक थोड़ा सा पॉजिटिव संकेत दिया था, बट आई थिंक मार्केट इज इवेंचुअली डिस्काउंटिंग। सितंबर में नहीं है तो शायद दिसंबर में QE3 का जो रफ्तार है वो कम हो सकता है। नंबर 2, जो डोमेस्टिक मार्केट में डिफिकल्ट ऐसा रहेगा कि बिकॉज जहां जहां इंटरनेशनल मार्केट में गिरावट जारी है, यहाँ पे रुपए के जो वीकनेस की वजह से जो इतना गिरावट यहाँ पे नहीं दिख सकता है। सो मैं मानता हूँ कि यहाँ पे आई थिंक एक स्प्रेड स्ट्रेटेजी जैसा आप कर सकते हैं कि गोल्ड वीकनेस रहेगा बट सिल्वर में थोड़ा बहुत इसमें पॉजिटिविटी रहेगा। तो गोल्ड में अगर देखेंगे तो अराउंड 27,900-950 के आसपास इसमें बिकवाली करके चलना चाहिए और टारगेट रहेगा 27,570 का। एंड एट द सेम टाइम आई थिंक सिल्वर काफी हद तक इसमें मजबूती दिख रहे हैं शॉर्ट टर्म में भी। जिस तरह से आपने कहा किशोर, ऑफ कोर्स बेन बनान के यहाँ पर टेपरिंग डाउन का जो अंदाजा है वो सितंबर का है, क्योंकि सितंबर एक बहुत ही क्रूशियल मंथ रहने वाला है। और जिस तरह से अमेरिकी इकोनॉमी में एक रिकवरी के संकेत तो दिख ही रहे हैं, क्या लग रहा है यहाँ से अगर गिरावट आती है सोने में तो एक महीने का अगर आप अंतराल ले, कितनी गिरावट एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आई थिंक अगर QE3 में कहीं ना कहीं रुकावट आता है, ये मोस्ट ऑफ द 80% ऑफ द ग्लोबल बैंक्स आर बिलीविंग दैट सितंबर में इसका जो रफ्तार है, जो $85 बिलियन का जो मनी प्रिंटिंग है वो कम हो सकता है, करीब करीब 60 बिलियन के आसपास आ सकता है। लेटर मान लेते हैं कि सितंबर में नहीं, अक्टूबर में होगा या नवंबर में होगा, कहीं ना कहीं ये दिसंबर से पहले जो स्पीड ऑफ मनी प्रिंटिंग वो कम हो जाएगा। सो उसको अगर नजर में रखते हुए देखें तो गोल्ड आई थिंक अगले एटलीस्ट 1 से 2 साल इसमें जो गिरावट जारी रहेगा, बिकॉज अमेरिकन इंटरेस्ट रेट्स बढ़ता जाएगा। सो ग्लोबली गोल्ड का जो मंदी है वो कंटिन्यू रहेगा। तो मैं मानता हूं कि 1080 या $1100 के आसपास का टारगेट्स देख रहे हैं अगले 6 महीने के अंतर में, और वो उससे भी पहले भी आ सकता है। और नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है कि आफ्टर आई थिंक 10 से 12 साल के बाद जो गोल्ड प्रोड्यूसर्स है, जो माइनर्स है, उन लोग वापस हेज करना शुरू कर दिया, तो एडिशनल सप्लाई ऑफ गोल्ड मार्केट में आ जाता है बिकॉज ऑफ द एडिशनल हेजिंग मैकेनिज्म। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे मंदी का दौर कंटिन्यू रहेगा। शॉर्ट टर्म में इंडिया में एक स्ट्रेंथ मिलेगा जस्ट बिकॉज ऑफ द रुपी वीकनेस। सो मैं ये नहीं मान रहा हूँ कि यहाँ पे इंडिया में बहुत बड़ा रैली होगा, बट गिरावट कम रहेगा इंडिया में अगर देखेंगे तो आई थिंक जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। किशोर, तो एक चीज जो सब हमसे ये जानना चाहते हैं कि क्योंकि सोने में अब थोड़ी सी गिरावट आई है, क्या ये सही लेवल्स है निवेश करने के लिए, या फिर इस साल भूल जाए सोने को कंप्लीटली और पैसे ना लगाए, केवल ट्रेडिंग करनी है तो वही करें? या अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, एटलीस्ट आप 3 महीने से 6 महीने का ऊपर का जो अगर टाइम फ्रेम देखने वाला है, तो मेरे हिसाब से तो निवेश करना नहीं चाहिए। और सिल्वर और गोल्ड बोथ आर नॉट एनी गुड रिटर्न गिविंग इंस्ट्रूमेंट्स एज ऑफ नाउ। तो मेरे हिसाब से अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना चाहिए, या आपके पास अगर पहले से इन्वेस्ट किया हुआ गोल्ड या सिल्वर है, मान लीजिए आपने ETF लेके रखा है ना, मान लीजिए कॉइन या बार लेके रखा हुआ है, तो उसके सामने जरूर हेजिंग करना चाहिए। यहाँ पे आके गोल्ड एक्सचेंज में बेच के चलना चाहिए या सिल्वर एक्सचेंज में बेच के चलना चाहिए, जहाँ पे एटलीस्ट आपको तो फॉरवर्ड प्रीमियम मिल सकता है। गोल्ड में फिलहाल के लिए डोमेस्टिक मार्केट्स में फॉरवर्ड प्रीमियम नहीं, वो बैकवर्डेशन में चला गया, बट सिल्वर में अभी भी फॉरवर्ड प्रीमियम मिल रहे हैं। ओके, तो बेसिकली अगर आप निवेश का नजरिया बनाना चाहते हैं तो आपको सोने या चांदी में निवेश नहीं करना चाहिए। ऑफ कोर्स हेजिंग या ट्रेडिंग जिस तरह से किशोर ने सुझाया वो आप कर सकते हैं। बेस मेटल्स के लिए आज अच्छा दिन है, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर शुरुआत काफी मजबूती के साथ हुई थी और अभी भी आई थिंक होल्डिंग स्ट्रॉन्ग, क्योंकि कॉपर आप देखिए 430 के ऊपर है। लेड में क्या शानदार रनअप देखा है हमने, वो भी आई थिंक 130 के ऊपर अभी फिलहाल ट्रेड कर रहे हैं। और बाकी बेस मेटल्स भी, एल्यूमिनियम, जिंक, सभी होल्डिंग वेरी स्ट्रॉन्ग। आई थिंक निकल में 854 के लेवल्स भी आपको फिलहाल आज के दिन 855 अब निकले टच किया है। कमजोर रुपए से हमने देखा है ऑफ कोर्स यहाँ पर थोड़ी स्ट्रेंथ मिली है। बेस मेटल्स में हमने देखा था पिछले हफ्ते थोड़ा सा कमजोरी आई थी, लेकिन एकदम से एंड होते होते हफ्ते एक रैली सॉर्ट ऑफ पिकअप कर ली बेस मेटल्स ने। ये स्ट्रेंथ जो है कहां से मिल रही है किशोर?
आई थिंक काफी हद तक आपको थर्सडे फ्राइडे तक ही रुपी का वीकनेस शुरू हो गया था, और आप आज भी अगर देख सकते हैं कि रुपी 1% वीक है और मोस्ट ऑफ द बेस मेटल्स आधा से 1% के बीच में मजबूत है। आई थिंक रुपी जितना भी इसमें डिस्काउंट नहीं है, तो ग्लोबली ये मार्केट्स अभी भी उसमें कुछ खास तेजी नहीं है। बट यहाँ पे आप देखेंगे तो अभी जिंक लेड जो आधा % से भी कम उसमें तेजी है, बट आप एक साथ रुपी 1% नेगेटिव है। तो आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा मजबूती फिलहाल के लिए आप सिर्फ ये मान के चलना चाहिए कि रुपी का ही मजबूती है, इसमें कोई मेटल का कोई फंडामेंटल कोई तेजी नहीं है। सो फिर भी मैं अगर थोड़ा सा डिप्स मिलता है तो कॉपर में 428 के आसपास कोई डिप्स मिलता है तो इसमें बाइंग करना पसंद करूंगा। और बाकी अदर मेटल्स लाइक निकल और इवन जिंक उसमें ऊपरी लेवल में इसमें बिकवाली करना पसंद करूंगा। लेकिन लेड पे मैं आपसे जानना चाहती हूँ किशोर, क्योंकि हमने देखा बहुत समय से 121, 125 या 126 ये एक रेंज थी, वो तोड़ के अब 130 के ऊपर, क्या यहाँ पर और ज्यादा अपसाइड है? यस, आई थिंक लेड और लेड में काफी हद तक ग्लोबल मार्केट्स में भी इसमें एक रिवर्सल आ चुका है। आई थिंक 134, 135 लेवल्स इंस्टेंटली हम देख सकते हैं शॉर्ट टर्म में ही। थोड़ा बहुत भी अगर एक आध रुपए का अगर गिरावट आता है तो इसमें बाय करके चल सकते हैं। और 134, 135 क्या एक हफ्ते का ये टारगेट? यस, मोस्ट ओके, तो यहाँ पर आपको लेड में डिप्स पर मौके ढूंढने चाहिए। आपको 134, 135 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, यानी स्ट्रेंथ अभी और बाकी है। और एक नजर एक बार बाजार पर भी, क्योंकि आई थिंक निफ्टी 5600 के नीचे भी अब पहुंच चुकी है, तो कमजोरी बाजारों में अभी भी कंटिन्यू है। लेंगे इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद नजर डालेंगे कच्चे तेल पर। वेलकम बैक। और आप देख सकते हैं रुपए ने एक नया निचला सरा बना लिया 6159 का। और एक्चुअली जिस तरह से जिस तेजी से आप देख रहे हैं गिरावट की रुपया बढ़ रहा है, तो अगर 62-63 का स्तर भी आपको आज ही देखने को मिलेगा, वो सरप्राइज नहीं होगा, तो आप वो भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और चलिए अब फोकस लेकिन कच्चे तेल पर करते हैं। कच्चे तेल में भी हमने देखा है बहुत ज्यादा तेजी पिछले कुछ सेशंस में जरूर देखने को मिली है। नाइमेक्स और ब्रेंट अगर आप देखें थोड़ा सा ऊपरी लेवल से थकने लगे हैं, लेकिन हमारे बाजारों में यहाँ पर तेजी आधे % की, तो 6600 के आसपास हम फिलहाल ग्रेविटेट करते हुए। किशोर, जब 6000 का स्तर हमने पार किया, फिर 6300, अब 6600, क्या लग रहा है यहाँ से और ज्यादा तेजी बाकी है कच्चे तेल में? तेजी तो फंडामेंटली ग्लोबल मार्केट्स में अगर देखेंगे तो इसमें कुछ बड़ा तेजी नजर नहीं आ रहा है, बिकॉज जो भी तेजी आ गया था मिडिल ईस्टर्न क्राइसिस को डिस्काउंट करते हुए, ईरान का जो प्रोडक्शन ऑफ हो गया था उसके वजह से भी काफी हद तक मोस्टली जो पॉजिटिव डेटा ऑफ यूएस वो भी डिस्काउंट हो चुका है। तो बट यहाँ पे बहुत ही कम चांसेस है कि ग्लोबल मार्केट्स में क्रूड रैली करें। बट आप यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि 1 रुपए से ज्यादा रुपए नेगेटिव होने के बाद आपको आधा % का इसमें तेजी दिख रहे हैं, तो आई थिंक इट इज मोर और लेस अंडर परफॉर्मिंग द रुपी फैक्टर ऑल्सो। तो सर्टनली यहाँ पे एक ही चीज इंडियन कमोडिटी मार्केट्स को आज ड्राइव कर रहे हैं, वो रुपी है। तो आप रुपी के खिलाफ ट्रेड नहीं कर सकते, इसीलिए एटलीस्ट मैं आज के लिए तो इसमें बाइंग साइड भी प्रेफर करूंगा। और स्टॉप लॉस रहेगा 6475 के आसपास, एंड बहुत ही बड़ा टारगेट नहीं है, 6595, 6600 के आसपास का टारगेट्स है। बट इसमें पोजिशनली मुझे कुछ बड़ा तेजी नहीं नजर नहीं आ रहे यहाँ पे। और नेचुरल गैस में क्या करना चाहिए? आई थिंक नेचुरल गैस में फिलहाल के लिए इंट्राडे 207, 208 का जो टारगेट्स के लिए इसमें बाइंग कर सकते हैं। और अनटिल अनलेस जब तक ये 202 लेवल्स सस्टेन करता है तब तक इसमें कोई रिवर्सल नजर नहीं आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर आप बाय की रणनीति एक बना सकते हैं। एग्री में आज कहाँ पर नजर आएगी किशोर? आई थिंक एग्री में सोयाबीन, मस्टर्ड और इवन सोयाबीन ऑयल, जो स्पेशली सोयाबीन ऑयल इंपोर्टेड कमोडिटी होने की वजह से इसमें जो रुपी का जो एडवांटेज है उसमें भी मिल सकता है। और ओवरऑल कमोडिटी मार्केट्स में एक्सेप्ट चना, बाकी हद तक मोस्ट ऑफ द कमोडिटी मार्केट स्लाइटली पॉजिटिव रहेगा। स्पाइसेस मार्केट में भी पॉजिटिव रहेगा। तो आई थिंक ओवरऑल मेरा मानना है कि चना में नेगेटिव होना चाहिए, और सोयाबीन, मस्टर्ड और इवन सोयाबीन ऑयल में इसमें एक तेजी कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको चने में थोड़ी सी कमजोरी देखने को मिल सकती है, वहां पर सेल की रणनीति है। लेकिन जिस तरह से कहा आपको सोयाबीन और मस्टर्ड में यहाँ पर कुछ बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। सोयाबीन में खरीदारी की राय आपको दी है किशोर ने। किशोर, शुक्रिया हमारे साथ आज जुड़ने के लिए, अपनी तमाम स्ट्रैटेजी शेयर करने के लिए।
और आपको बताएं कि कमोडिटी बाजार में निवेशकों को स्ट्रैटेजी बताने के लिए रोज शाम 4 बजे हम लेकर आते हैं अपना खास शो कमोडिटी कॉल। ऐसे में अगर आपका कोई कमोडिटी से जुड़ा सवाल है आप हमें भेज सकते हैं। सवाल पूछने के लिए COMM लिखकर स्पेस दे, कमोडिटी का नाम लेकर 51818 पर भेज दे। हम देंगे आपके सभी सवालों के जवाब और आपको बताएंगे कमाई के टिप्स। कमोडिटी राउंड अप में फिलहाल इतना ही, आगे आपके लिए लेकर आएंगे फ्यूचर एक्सप्रेस।